नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है हमारा पित्त कर्मा। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने बताए थे बात के कर्म क्या होते हैं। स्पेसिफिक कर्म पर हम आगे चलेंगे। अभी हम कॉमन कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो एकेडमिक को ध्यान में रखते हुए साथ में आपके पीजी के पोर्शन दोनों को कंबाइन करते हुए और क्लिनिकल एस्पेक्ट को लेकर के ओवरऑल कंप्लीट तरीके से पेश किए जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहेंगे। तो पित्त कर्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि पित्त कर्म के बारे में चरक सूत्र स्थान 18/52 में एक श्लोक मिलता है। चरक सूत्र स्थान 18/52 में श्लोक मिलता है, दर्शनम पंक्तिरुष्मा चा क्षुत्रष्ण देह मार्दवम। अब ये पीजी में भी कई प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेधा जो है, मेधा जो गुण है वो मेधा किसका कर्म है, किस दोष के कारण मेधा कर्म होता है। प्रसाद गुण जो बताया गया है, प्रसाद किसके कारण होता है, ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसाद क्या है ये भी पूछा गया है, प्रसाद क्या है और प्रसाद किस दोष के अंतर्गत आता है। अब जरा मैं इसको इलेबोरेट करता हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को भी पित्त कर्म के बारे में क्वेश्चन एकेडमिक में पूछा गया था कि पित्त के कर्मों को डिसाइड करते हुए पित्त कितने प्रकार का होता है उस पर प्रकाश डालें, और उससे ओटी भी आपको देखने को मिलती है, ऑब्जेक्टिव्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां से हम अब क्लिनिकल प्लस एकेडमिक दोनों को लेंगे। पहले क्लिनिकल तरीके से समझाऊंगा, एकेडमिक मैंने आपको पॉइंट बता दिए, समझिए। सबसे पहले आता है दर्शनम पंक्तिरुष्मा चा क्षुत तृष्णा देह मार्दवम। मतलब पित्त का अर्थ क्या है। पित्त आपको दर्शन शक्ति प्रदान करता है, देखना। दर्शन माने देखना, देखने के मतलब ये नेत्र में उपस्थित पित्त के बारे में बात कर रहे हैं। ये नेत्र में उपस्थित पित्त के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन ऐसे हमारे पिगमेंट हैं कि उन दोनों की वजह से आपको लाइट विजन और कलर विजन आपको मिलता है। मतलब आप किसी भी चीज को देख सकते हैं और साथ में वो चीज किस कलर की है इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चीज को रोडोप्सिन आयोडोप्सिन को आपस में ट्रांस रोडोप्सिन, सिस रोडोप्सिन, ट्रांस आयोडोप्सिन, सिस आयोडोप्सिन, इस प्रकार से चेंज करने के लिए जो एनर्जी उत्तरदायी होती है वो एनर्जी हमारी पित्त होता है, वो एनर्जी हमारी पित्त होता है। पित्त दोष, पित्त दोष के बिना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जो मैंने पहले आपको बताया, और आप इस चीज को इतना बेसिकली समझते भी होंगे। तो यदि किसी व्यक्ति को नेत्र संबंधी विकार है तो उस व्यक्ति के नेत्र परीक्षण करने के साथ साथ उस व्यक्ति से पित्त की हिस्ट्री भी लेनी चाहिए कि भाई बॉडी में कहीं जलन होती है, पेट कैसा साफ होता है, भूख कैसी लगती है। वहां से आप तीक्ष्ण अग्नि का विचार कर सकते हैं। तीक्ष्ण अग्नि पित्त का एक लक्षण है, विषम अग्नि वात का एक लक्षण है, मंदाग्नि कफ का एक लक्षण है। अग्नि के स्तर पर इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं। साथ में खट्टी डगारें आती हैं, आंखों में जलन तो नहीं होती है, आंखों से आंसू तो नहीं स्रवित होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस जब आप करेंगे, जो कि धीमे धीमे आगे के लेक्चर्स में आपको बताते चलूंगा कि कैसे डायग्नोसिस बनाई जाती है। और इसी चैनल पर डायग्नोसिस से रिलेटेड कई वीडियोस डले हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और उसका प्रीमियम कंटेंट आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमारे ऐप के थ्रू उसको देख सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने बोला दर्शनम पंक्तिरुष्मा, तो उसमें मैंने दर्शन बताया हमारे नेत्र होते, फिर होते पंक्ति। पंक्ति यानी पंक्ति का अर्थ क्या होता है। पंक्ति का अर्थ होता है, पंक्ति माने पाचन, ये सभी जानते हैं। पाचन, पाचन मतलब मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है
मेटाबॉलिज्म कैसा है? मेटाबॉलिज्म में भी क्या? कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। उसमें विशेष तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शंस का एक रोल जो होता है वो पित्त के द्वारा होता है। आपने कोई फूड इंटेक किया, आपने कोई फूड इंटेक किया, ये फूड है, इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मीडियम रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो एसिडिक हो या एल्कलाइन हो, जो भी मीडियम आपकी इंटेस्टाइन में आवश्यक होता है, वो मीडियम ओवरऑल पित्त दोष होता है। वो मीडियम ओवरऑल पित्त दोष होता है। चाहे बाइल जूस की आप बात करें, जिसको अच्छ पित्त के नाम से जाना जाता है, उस बाइल जूस के अंदर उपलब्ध जितने भी एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स एक तरीके से क्या काम कर रहे हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन टू ब्रेक फूड इनटू अदर सब्सटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपकी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन गया हुआ है, प्रोटीन आपकी बॉडी में, आपने प्रोटीन खाया है, तो प्रोटीन आपका ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड्स, है ना। आपने फैट लिया है तो फैट आपका फैटी एसिड्स में, और आपका कार्ब लिया है तो आपका ग्लूकोज में, मोनोसैकराइड या डाइसैकराइड में आपका ये ब्रेक डाउन होगा। तो इस प्रकार से आपका इंटेस्टाइन के लेवल पर ये आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट के रूप में आपके टूटते हैं। साथ में सेल्स के अंदर बॉन्ड, दो चीजों के अंदर बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, तब जाकर के एटीपी रिलीज होती है और इस एटीपी से आपको एनर्जी मिलती है। ये एक्चुअल में पित्त दोष की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर एक सेल अगर हेल्दी रहना चाहती है, एक ये सेल है, ये सेल अगर हेल्दी सेल में रहना चाहती है, तो आप मेरा प्रीवियस लंघन चिकित्सा वाला एक वीडियो जरूर देखिएगा, और इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज मिला है, जापान के साइंटिस्ट हैं, मुझे उनका नाम एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज वाले यूट्यूब चैनल पर वो मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर काफी बड़ी रिसर्च दी है। तो एक हेल्दी सेल्स होती है, इस हेल्दी सेल्स को क्या जरूरी होता है? एक तरीके से हेल्दी सेल्स को न्यूट्रिशन जरूरी होता है, न्यूट्रिशन, और साथ में कम से कम डेब्रीज, कम से कम गंदगी हो उसके अंदर। मतलब सेल का भी पंचकर्म होना चाहिए, सेल की भी शुद्धि होनी चाहिए, शोधन होना चाहिए। अगर इस सेल का शोधन होगा तब तो ये हेल्दी सेल होगी। अगर इस सेल के अंदर, पूरी सेल के अंदर गंदगी भरी रहेगी, तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जो राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स हैं, वो ऑर्गेनल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो गंदगी उन ऑर्गन्स के बीच में, ऑर्गेनल्स के बीच में अवरोध पैदा करेगी, जिसको आप ये कह सकते हैं इंटरनल श्रोतो अवरोध, आंतरिक श्रोतो अवरोध के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। ये एक मेरी टर्मिनोलॉजी है, ऐसा शायद टर्म कहीं आयुर्वेद में नहीं लिखा है, श्रोतो अवरोध ही नाम से इसको समझते हैं। तो जब इस सेल के अंदर लाइसोसोम के अंदर लिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस सेल्स के अंदर जितना भी गंदा मटेरियल है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो टूटे हुए डीएनए के पार्ट्स हो या जीन्स के पार्ट्स हो या कोई भी हो, जो सेल्स को जो है कि बीमार करने का प्रयास करते हैं, उन सब को ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये खा लेती है। तो आपका पित्त दोष यदि अच्छा है, आपका पित्त यदि अच्छा कर्म कर रहा है, तो आपका पाचन चाहे
बॉडी के लेवल पे हो, चाहे आपका पाचन सेल्स के लेवल पे हो, चाहे आपका पाचन इंटेस्टाइन के लेवल पे हो, वो पाचन उत्तम क्वालिटी का होगा। और जिस चीज का पाचन अच्छा होता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। फिर होता है ऊष्मा। ऊष्मा सॉरी फिर होता है ऊष्मा। जो हमारा ऊष्मा वर्ड होता है वो ऊष्मा आपका है टेम्परेचर। बॉडी की होम्योस्टेसिस बनाने के लिए आवश्यक होता है। आपके ब्लड का एक टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, और विदाउट टेम्परेचर कोई भी बॉडी के अंदर काम नहीं होता है। कई प्रकार के एंजाइम्स भी एक टेम्परेचर पर एक्टिवेट होते हैं। हर बॉडी का एक एनवायरमेंट होता है, उस फुल्ली फ्लैश्ड एनवायरमेंट को रखने के लिए पित्त इन्वॉल्व है, क्योंकि हीट या एनर्जी बॉडी को पित्त दोष ही प्रोवाइड कराता है, तो वो टेम्परेचर भी पित्त की वजह से होता है। क्षुधा, क्षुध यानी क्षुधा यानी भूख, आपको एपेटाइट भी पित्त की वजह से होगी। अब आप कहेंगे सर ये तो वायु की, हाँ समान वायु इसमें रोल अदा करती है। समान वायु मतलब ग्रेलिन हार्मोन, ग्रेलिन हार्मोन को आप समझ सकते हैं। बट यदि डाइजेशन यदि कमजोर होगा तो फिर आपको भूख लगेगी कैसे? भूख लग ही नहीं सकती। और डाइजेशन कौन करवाएगा? पित्त। इसलिए जहां भी डाइजेशन या पाचन की बात आए या क्षुधा की बात आए तो आपको वात प्लस पित्त दोनों को आपको देखना पड़ेगा, दोनों को देखना आवश्यक है। अब ये जो प्रत्येक स्पेसिफिक जो गुण है, जैसे मैंने समान वायु का ये गुण बताया, ये जब हम आगे की तरफ चलेंगे, जब आगे हम वात के टाइप पढ़ेंगे, पित्त के टाइप पढ़ेंगे, कफ के टाइप पढ़ेंगे, तो वहां पर इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तृष्णा, तृष्णा आपको प्यास भी लगना पित्त की वजह से ही होता है। देखिए जब बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती है इन्वायरमेंट में आपकी बॉडी के अंदर, तो आपके होठ सूखना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, तो वो हीट ज्यादा बढ़ने की वजह से भी पित्त, ये पित्त का कर्म है। देह मार्दवन, बॉडी के अंदर मुलायमता, बॉडी के अंदर आपकी सॉफ्टनेस, ये पित्त की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रभा यानी एक शाइनिंग, एक आभा। देखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों के चेहरे पे एक आभा मंडल होता है, शाइनिंग होती है, एक सुंदरता, एक निखार, गोरापन, ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती आभा। कुछ काले व्यक्ति भी आपने देखे होंगे, लेकिन उस काले व्यक्तियों का एक ऑरा होता है, आप उनको देखेंगे दूर से शाइनिंग, उनका माथा शाइन करते हुए। और एक कुछ ब्लैक लोग होते हैं जिनके चेहरा काला होता है लेकिन शाइनिंग गायब होती है। लेकिन कुछ गोरे व्यक्ति भी आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल गोरे हैं लेकिन शाइनिंग गायब है, उनके चेहरे पे से लाइटनेस गायब है, तो वो सुंदर नहीं दिखते हैं, उसको प्रभाव बोला जाता है। वो प्रभावी पित्त की वजह से होती है। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। कल मैंने बताया था मन के चंचलत्व को ये बैलेंस करने का काम करता है। कौन सा दोष? मैंने बोला था वात दोष के बारे में बताया था। वात दोष मन की चंचलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहां मन की प्रसन्नता के लिए पित्त रिस्पॉन्सिबल है। मेधा, मेधा का अर्थ होता है धारण शक्ति। आपको मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं, ये चीज समझा रहा हूं, आपने एक बार देखा, दूसरी बार फिर आपने रिवाइज करने के लिए इसी वीडियो को देखा, और उसके बाद आपको समझ में आता है कि मुझे ये चीज मेरे दिमाग में रह ही नहीं रही है, मैं भूल रहा हूं बार बार, लंबे समय के लिए इसको मैं धारण नहीं कर पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस है, क्योंकि मेधा इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए मेधा है। गजनी आपने देखी, गजनी के अंदर हो सकता है पित्त लॉस हो गया हो, जिसकी वजह से उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था। तो यदि ये सारे कर्म सुचारू रूप से चल रहे हैं तो इन सभी कर्मों को बोलते हैं पित्त के अविकृत कर्म। अविकृत कर्म मतलब इन कर्मों को रोग के अंदर हम नहीं गिनेंगे यदि ये सुचारू रूप से है। और ये कहां लिखा गया है? चरक सूत्र स्थान 18वें चैप्टर के 52वें श्लोक के अंदर ये बताया गया है।
अब एक क्वेश्चन आता है कि पित्त और अग्नि में क्या डिफरेंस है। पित्त और अग्नि में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों अलग अलग है या फिर ये दोनों एक ही है, या फिर पित्त अलग है और अग्नि कोई अलग ही दुनिया से आई हुई चीज है। ये होमवर्क मैंने आपको दिया है, इस होमवर्क का आप जवाब ढूंढिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए वो बताइएगा। अदरवाइज कल मैं पित्त और अग्नि के आपसी संबंध और पित्त के अन्य कर्मों को मैं आपको बताऊंगा। पित्त दोष के बेसिक कर्म बहुत ज्यादा हैं, उन कर्मों को मैं आपको एलैबोरेट करूंगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथी गणों के साथ ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।